हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने जीएसटी के शेड्यूल 3 को देखेंगे। मैंने कहा था ना कि आज हमारा बोर होने का लास्ट सेशन है। इसके बाद केवल एंटरटेनमेंट के साथ हम लोग का जीएसटी चलेगा। मींस कहीं आपको बोर फील नहीं होगा। सर, ये शेड्यूल 3 क्या बताता है? मैंने आपको 3 शेड्यूल्स बताए थे। शेड्यूल नंबर 1 कहता है विदाउट कंसिडरेशन भी हम सप्लाई मान लेंगे। सेकेंड शेड्यूल कहता है ये ट्रांजेक्शन्स और ये एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और शेड्यूल 3 कहता है कि भाई अगर आप इसको सप्लाई मानते हैं तो आप गलती करते हैं। ये है, ना तो आप इसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। दिस इज द मेन हेडिंग। यानी जो अब हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें कुछ सप्लाई होंगी लेकिन उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विसेज की हो। नाउ दोज थिंग्स आर क्लियरली मेंशन्ड, दोज एक्टिविटीज और दोज ट्रांजैक्शंस आर क्लियरली मेंशन्ड इन शेड्यूल 3 दैट विच टाइप ऑफ सप्लाई आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आती है एनालिसिस में। जैसे अभी हम लोग कुछ देखेंगे तो मैंने आपको कुछ चीजें शेड्यूल 1 में या शेड्यूल 2 का एक एक पॉइंट ऐसा था जिसको मैंने थोड़ा ओवरलुक कर दिया था और आप लोगों ने भी वहां पर ध्यान नहीं दिया था। वो मेरा काम है ध्यान देना ताकि वो टेंशन आगे ना हो। तो आज हम लोग उन पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। ऐसे कौन से पॉइंट थे जो हम लोगों ने ओवरलुक कर दिए थे, आज हम उनको थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। और हमारा ये शेड्यूल 3 ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। मैं कहूँ हार्डली हाफ एन आवर का सेशन है या 40 मिनट का सेशन है, देन दैट इज ओके। क्या है ये शेड्यूल 3? सबसे पहला पॉइंट कहता है सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। बहुत बढ़िया बात है। ये तो हमें आप नहीं भी बताते तो भी हमें मालूम था कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय या कोई कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है, कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है, कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है, उसको हम जीएसटी के दायरे के बाहर रखेंगे। यानी वो हमारा जीएसटी के दायरे में सर नॉन टैक्सेबल होता है ना वो। यहां पर शेड्यूल 3 से क्लियरली हटाया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि कंसिडरेशन के अगेंस्ट सर्विसेज देना जीएसटी के दायरे में आता है। कंसिडरेशन के अगेंस्ट सर्विसेज तो एक एम्प्लॉय भी देता है, उसको शामिल नहीं करेंगे। और आज शेड्यूल 3 जैसे ही खत्म होगा उसके बाद देखिए आपका जो सेशन है इससे रिलेटेड, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से रिलेटेड, वो चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा समझाने में आपको। पहला पॉइंट तो एक, अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कोई सर्विसेज देता है एवन दो फॉर कंसिडरेशन, बट इट वॉन्ट फॉल अंडर द केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर कोई कोर्ट कोई फंक्शन करता है, कोई कोर्ट है, कोई ट्राइब्यूनल है जो किसी लॉ द्वारा एस्टैब्लिश्ड है, अगर वो सर्विसेज परफॉर्म करता है कोर्ट या ट्राइब्यूनल, तो उनकी भी सर्विसेज को हम यहाँ कवर अप नहीं करेंगे। तो कोर्ट और ट्राइब्यूनल की सर्विसेज को भी यहाँ पर कवर अप नहीं की जाएंगी। कोर्ट और ट्राइब्यूनल की भी सर्विसेज को भी हम यहाँ पर कवर अप नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? तो एम्प्लॉय अगर अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे, किनारे कर दो जीएसटी के दायरे से। कोर्ट या ट्राइब्यूनल अगर कोई सर्विसेज परफॉर्म करता है तो भैया उसको किनारे कर दो। एक एमपी एमएलए, हाँ या ना, एमपी एमएलए एमएलसी, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपालिटीज, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटीज, अरे 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 अरे, या कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आने वाली कैपेसिटी में कोई काम करता है, कोई भी ड्यूटी जो परफॉर्म करे चेयरपर्सन या मेंबर ऑफ डायरेक्टर इन बॉडी स्टैब्लिश बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, तो उनको भी हम जीएसटी में नहीं लेंगे, उनकी भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानेंगे। एमपी एमएलए बेसिकली ये एम्प्लॉय नहीं होते, दे जस्ट ड्रॉ द अमाउंट ऑफ सैलरी, लेकिन वो एम्प्लॉय नहीं माने जाते। अब एम्प्लॉय नहीं माने जाते सर, तो आपने कहा एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को कोई सर्विसेज देता है तो उसको किनारे कर देते हैं, बिल्कुल ठीक कहा।
तो आपने अभी कहा एमपी एमएलए एम्प्लॉय नहीं माने जाते, हाँ नहीं माने जाते, तो उनकी सर्विसेज को क्या कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि उनको तो सैलरी दी जाती है, लेकिन वो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप तो है नहीं, तो उसको आप शामिल कर लीजिए जीएसटी के दायरे में, क्योंकि जीएसटी के दायरे में तो वो चीजें नहीं आती जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप में होती हैं। तो इसका मतलब ये एमपीएमएलए की सर्विसेज आ जाएंगी? नहीं आएंगी भाई। ये तो उसी तरह की सर्विसेज हो गई ना जिस तरह एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है। तो एक एमपी एमएलए एमएलसी मेंबर ऑफ पंचायत लोकल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा होल्ड की गई कोई पोस्ट, इस तरह की अगर कोई सर्विसेज देता है इन सबके दायरे में रह करके, तो उनकी भी सर्विसेज को हम सर्विसेज जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप जैसे ही आया, कोर्ट परफॉर्म करता है या ट्राइब्यूनल अपनी सर्विसेज परफॉर्म करता है, उनको भी शामिल नहीं करेंगे, भले ही वो उनके लिए कंसिडरेशन लेते हैं। एमपी एमएलए भले सैलरी लेते हैं, चूंकि इंप्लॉय नहीं होते तो कवर होगा नहीं होगा, वो भी कवर नहीं होगा, तो उनको भी किनारे कर लिया गया। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल ब्यूरियल क्रीमेटोरियम मॉर्चुरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज, तो डेड बॉडी के साथ जो भी अंतिम संस्कार किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, उन सबको माफ किया जाता है। चाहे चर्च हो, चाहे कब्रगाह हो, शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, कुछ भी हो, वहाँ पर जितनी भी उन लोगों से रिलेटेड सर्विस, इवन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड, अगर किसी डेड बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर किसी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी गई है, तो वहाँ पर देखा गया होगा आपने कई जगहों पर जो गाड़ियाँ होती हैं उनके बाहर लिखा रहता है लाश के वास्ते, तो उनकी भी सर्विसेज को किनारे किया गया है, उनको भी यहाँ पर जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया। चलिए इस मैटर पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। तो अभी तक मैंने आपको 4 पॉइंट बताए। एक, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है, किनारे कर दो। एमपी एमएलए देश को सर्विसेज देता है, उनको किनारे कर दो। यहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा होल्ड की गई पोस्ट के अगेंस्ट सर्विसेज देता है तो किनारे कर दो, कोई भी बंदा। और थर्ड में मैंने बताया कोई कोर्ट अगर परफॉर्म करता है या ट्राइब्यूनल अपनी सर्विसेज परफॉर्म करता है, उनको किनारे कर दो। डिसीज के अंतिम संस्कार के साथ किए गए सारे के सारे जो एक्टिविटीज होती हैं उनको भी यहाँ सर्विसेज के दायरे में नहीं रखा गया। ट्रांजेक्शन्स नहीं माना गया, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं मानी गई। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का भी चलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेल ऑफ लैंड, और इंपॉर्टेंट क्या होता है जानते हैं? वर्ड पढ़ना, एंड, और मैंने बोल्ड लेटर्स में दे रखा है, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग। तो इसको एक साथ पढ़ेंगे, सेल ऑफ लैंड, या तो जमीन का बेचो, जमीन तो सर इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, हाँ वो कवर अप नहीं होगी हमारी जीएसटी के दायरे में। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्योंकि गुड्स होते हैं, गुड्स का मतलब केवल मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ठीक है ठीक है सर, समझ गए। सेल ऑफ लैंड जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, लेकिन सेल ऑफ लैंड के साथ जमीन के साथ बिल्डिंग को बेचे या केवल कोई फ्लैट और अपार्टमेंट बेचे, तो क्या वो हमारा जीएसटी के दायरे में आएगा? मैटर तो है भाई, मैटर तो है। मैंने आपको शेड्यूल 2 पढ़ाते समय ये चीज ओवरलुक करवाई, शेड्यूल 2 पढ़ाते समय ये पॉइंट मैंने थोड़ा ओवरलुक करवाया। हाँ, क्या था? सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2, थोड़ी देर बाद देख लेते हैं। तो 2 पॉइंट्स मैंने आपको थोड़ा ओवरलुक करवाया, पहला सेल ऑफ बिल्डिंग और दूसरा आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। अभी मैं दोनों चीजें क्लियर करूंगा। एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम का मतलब आप सीधे सीधे समझ लो अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन और डेट। तो हमारा एक्शनेबल क्लेम जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। दायरे इन द सेंस शेड्यूल 3 उसको हटाता है कि ये इनको हम सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बेसिकली एक्शनेबल क्लेम सप्लाई ऑफ, क्या बोला सर? क्या सप्लाई ऑफ गुड्स होता है? एक्शनेबल क्लेम सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स, एक्शनेबल क्लेम अनसिक्योर्ड लोन। चलो छोड़ दो, मार लो गोली, केवल इतना बता दो अनसिक्योर्ड लोन हमारा एक्शनेबल गुड्स होता, एक्शनेबल क्लेम हमारा गुड्स होता है क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स की सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा? सर ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया, इतना बढ़िया कि सब बेकार। आप लोग ना बहुत तेज हैं। अब जो मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं
गुड्स का मतलब होता है, मीन्स बार बार पढ़ाया था इसको, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या? ओके, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। हाँ जी, और यही चीज मैंने गुड्स के बारे में यहां मैंने एक जगह क्लियर की थी। एक्शनेबल क्लेम के लिए मैंने 2 पॉइंट आपको साफ साफ यहां पर एक जगह लिखवाया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग that which is to be noted here under the GST regime that actionable claim is goods। तो अगर आपके दिमाग में कहीं ये सर्विस सर्विस आता है तो भाई ये चीज निकाल दो। मैंने पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट जिस चीज को सप्लाई ऑफ गुड्स कहती है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, तो आपको उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना पड़ेगा, भले ही आपको लगता है कि वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। वो यही है कि एक्शनेबल क्लेम भले ही आपको लगता है ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो देखिए ना ऊपर तुरंत उसके ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है, सप्लाई ऑफ गुड्स ही है, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया है। अब फिक्र का है कि जब गवर्नमेंट ने बोल दिया तो, और सर आप इतना फोकस क्यों कर रहे हैं इस पर? फोकस नहीं होता, फोकस होता है। तो सर आप इतना फोकस क्यों कर रहे हैं इस पर? बेसिकली गलतियां किससे नहीं होती, मुझसे नहीं हुई लेकिन आपसे होती हैं। एग्जाम में आप जाते हैं, यू विल गेट कंफ्यूज्ड अगेन in the examination, or while you will start to write something on the paper ना, you will realize some mistakes और कुछ confusion starts हो जाते हैं। तो आप लोग की एक आदत जो है वो है राइटिंग स्किल या राइटिंग प्रैक्टिस ना करना। तो लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, एग्जाम को पास करना है, अगर दिल और दिमाग में है कि आई हैव टू पास दिस एग्जामिनेशन इन द सेम अटेम्प्ट विदाउट बीइंग फेल्योर, तो उसके लिए एक चीज गांठ बांध कर रख ले, और वो ये कि जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। बिलीव मी, आप रात दिन एक करते हैं, खूब पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में रिजल्ट अगर नहीं आता है या उतने मार्क्स नहीं मिलते, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है राइटिंग प्रैक्टिस ना करना। मैं बार बार बोलता हूं, मैं बार बार सर पटकता हूं आप लोगों के आगे कि भाई अब तो मान लो, अब तो सुधर जाओ, राइटिंग प्रैक्टिस करो, लेकिन आप हैं कि सुधरते ही नहीं। तो अगर आप लोग को एग्ज़ाम पास करना है तो सीधी सी बात है, बी सीरियस। एग्ज़ाम पास करने के लिए राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना समय आप लर्निंग के लिए देते हैं, चीज़ों को सीखने के लिए देते हैं, अगर 1 घंटा भी आप डेली राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, योर मीन्स रिजल्ट विल बी पॉजिटिव विदाउट एनी कंफ्यूजन और डाउट। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ याद रखें। चलिए वापस आते हैं। शेड्यूल 3 में मैंने कहा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा तो उसको कवर नहीं करेंगे, कोर्ट अगर परफॉर्म करेगा तो उसको कवर नहीं करेंगे, और एमपी एमएलए का अगर होगा तो उसको भी कवर अप नहीं करेंगे। याद आया? यस सर। और डेड बॉडी के से रिलेटेड जो भी क्रिया या अंतिम संस्कार किए जाते हैं उनको हम कवर अप नहीं करेंगे। सेल ऑफ लैंड, मैंने कहा इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, तो 2 चीज़ें देखेंगे, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर और लैंड के बारे में। नेक्स्ट है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन हमारा सर्विस गुड्स होता है, अनसिक्योर्ड लोन हमारा गुड्स होता है, लेकिन वो हमारा नहीं माना जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ऊपर गुड्स में शामिल किया है, मेरी बात ढंग से समझें। गुड्स की डेफिनेशन में तो कहा है गुड्स में इमूवेबल प्रॉपर्टीज आएंगी और उसमें एक्शनेबल क्लेम भी शामिल होगा। फिर नीचे बोलता है शेड्यूल 3 में एक्शनेबल क्लेम तो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। फिलहाल सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा, तो एक्शनेबल क्लेम को सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना गया। गुड्स की डेफिनेशन में है, तो कंफ्यूज ना हो जाएं, गुड्स की डेफिनेशन में है एक्शनेबल क्लेम, लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना गया। अनसिक्योर्ड लोन, मैंने आपको एक लोन दिया बिना किसी सिक्योरिटी के, मैंने कहा ये ले लो लोन 5 लाख रुपए का, अगर मैं सिक्योर्ड लोन देता तो एसेट तो
भले आपके पास रहती लेकिन उस पर पोजेशन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मेरा रहता। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, मैंने आपको लोन दे दिया, आप चाहे जो उसका करो, मुझे पैसा वापस कर देना। अगर आप पैसा वापस नहीं करते हो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल का, तो मैं आपके ऊपर केवल एक ही चीज कर सकता हूं, वो है कोर्ट केस करना। इसीलिए इसको कहते हैं एक्शटेबल क्लेम, जिस पर एक्शन लिया जा सके, एक्शन लेने लायक। इज इट क्लियर? उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे। लेकिन लॉटरी, बेटिंग, ये हमारे जीएसटी के दायरे से उसमें कवर होते हैं, स्टेट एक्ट में। यानी स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी वगैरह को कवर करती है। किसको कवर करती है? स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी सब्जेक्ट मैटर होता है। यहां पर जीएसटी के दायरे में उसको वैसे भी नहीं रखा गया है। सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस नॉन टैक्सेबल टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया। तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी पे अगर सामान जाता है, इसके आगे आगे चलकर हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि अगर एक इंडिया में बंदा है, उसने सामान खरीदा चाइना से और उसको अमेरिका में सेल कर दिया, बाहर बाहर से सेल कर दिया। चाइना से खरीदा और अमेरिका में सेल कर दिया, बाहर बाहर से सामान बेच दिया, बिलिंग हुई, आई गई, इंडिया के नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता जीएसटी, क्योंकि सामान तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं। क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने के लिए जरूरी है कि वो इंडिया की टेरिटरी में सामान एंटर होना चाहिए। यहां सामान इंडिया की टेरिटरी में शामिल नहीं हुआ, यानी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी चाइना से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी अमेरिका तक सामान चला गया, सेल हो गया, सप्लाई हो गया, वहां पर जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है। इज इट क्लियर? तो यहां पर इस चीज को बिल्कुल क्लियर रखेंगे, बिल्कुल क्लियर रखेंगे। चलिए अब जरा देखते हैं सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। मैंने, अगर आपको याद हो गया हम लोग का, वो लास्ट पॉइंट अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो वेयर हाउस और कस्टम से रिलेटेड है, तो आप उन चीज़ों के बारे में अनअवेयर हैं। अगर मैं अभी आपको वेयर हाउसिंग और कस्टम ड्यूटीज़ के बारे में बताने लगूंगा तो फिलहाल आपका दिमाग भी गर्म हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब हम बात करेंगे आपके उस इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो हम लोगों ने उस समय स्किप किया था। क्या स्किप किया था? सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग। ओके, यस सर, याद आया कि आपने इस पॉइंट को कहीं पढ़ा रहे थे आप लास्ट सेशन में, शेड्यूल 2 में, वहां पर आपने स्किप किया था। और शेड्यूल 3 में भी है, शेड्यूल 2 में भी है, शेड्यूल 3 में भी है, शेड्यूल 2 में भी है। चलिए, शेड्यूल 3 कहता है अगर आपने लैंड बेची या बिल्डिंग से सेल की तो उसको हम जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे। मींस ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये शेड्यूल 3 कहता है। शेड्यूल 3 कहता है सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन हाँ, शेड्यूल 2 के हिसाब से ये सेल सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस है। शेड्यूल 2 के हिसाब से ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। शेड्यूल 2 के हिसाब से ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो सर शेड्यूल 2 में ऐसा क्या बोला जहां पर ये सप्लाई ऑफ सर्विस है? पैरा 5 बोल रहा था ना, 5B। तो जरा देखते हैं। तो पैरा 1, ये पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, ओके, पैरा 5 सप्लाई ऑफ सर्विस। पॉइंट नंबर बी तो क्या? शेड्यूल 2 का पैरा 5B यही है। अगर यहां पर कवर हुआ तो इसका मतलब वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। हाँ या ना? अब तो ये क्लियर हुआ। लेकिन अगर यहां कवर नहीं हुआ तो इसका मतलब शेड्यूल 3 कहता है वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? तो शेड्यूल 3 कहता है सेल ऑफ बिल्डिंग और सेल ऑफ लैंड इज नॉट अ केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, बट सब्जेक्ट टू शेड्यूल 2 पैरा 5B। तो 5B यही तो है। अगर इसमें कवर हो गया तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। अगर नहीं कवर हुआ तो शेड्यूल 3 कहता है नहीं कवर होगा जीएसटी में। तो कब कब कवर होगा? कहा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर, जिसको बेचना हो, एक्सेप्ट, तो यहां तक पढ़ लेते हैं, एक्सेप्ट, ये हमारा कवर होगा। यानी अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं बिल्डिंग का, कॉम्प्लेक्स का, अपार्टमेंट का, जिसको हमें बायर को सेल करने की इच्छा हो, सेल हुआ नहीं है, इच्छा हो, इंटेंडेड फॉर सेल, और बिक गया हो, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे ये सप्लाई ऑफ
सर्विस मान लिया जाएगा। तो कब नहीं माना जाएगा, एक जगह आपने बताया शेड्यूल 3 में नहीं माना जाएगा, शेड्यूल 2 में वही चीज बता रहे हैं आप, लेकिन करें माना जाएगा। तो कब नहीं माना जाएगा, सुने। except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate। आप केवल इतना दिमाग में रखिए कि बिल्डिंग तैयार है, अपार्टमेंट्स तैयार हैं, रेडी टू सेल हैं, सबसे बड़ी बात कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है उस बिल्डिंग का, उसके बाद अगर आप सेल कर रहे हैं, अगर कोई चीज कंप्लीट हो चुकी है, अगर कोई चीज कंप्लीट हो चुकी है तो इसका मतलब अब बिल्डिंग को धक्का दो वो मूव नहीं करेगा, इमूवेबल बन गया। तो अगर कोई चीज रेडी हो चुकी है और उसका सर्टिफिकेट मिल चुका है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, तो अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो चुकी है, या आप कह सकते हैं रेडी टू सेल है, या आप कह सकते हैं कि वो इशू कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसका इशू हो चुका है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के पहले अगर वो सेल हो जाए, चाहे बुकिंग अमाउंट ही क्यों ना ले ली गई हो, तो वहां पर जीएसटी लग जाएगा। अब समझ में आई। बिल्डिंग बन रही है, उस समय सेल हो गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला नहीं, बिल्डिंग बनकर तैयार है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला नहीं है, लेकिन हमने उसको सेल कर दिया, तो भी वो जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। इज इट क्लियर? एक बार अगर उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया तो भैया अब उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक। तो शेड्यूल 3 का ये पॉइंट आप दिमाग में सेट कर लें। It means if GST covers supply of building before completion or before occupancy, the sale of completed building after occupation or completion will not be subject to GST। तो इसके लिए पूरा एक रियल सेक्टर का हमारा अलग से सिस्टम चलेगा, पूरा एक लेक्चर चलेगा, 2 लेक्चर चलेंगे, वो हम लोग अलग से देखेंगे। फिलहाल मोटा मोटी आपको समझ में आ गया कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद या उसके ऑक्यूपेशन के मींस छोड़ दो ऑक्यूपेशन, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद अगर हम उसको बेचते हैं तो वो हमारा जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। उसके पहले अगर हमने उसको सप्लाई कर दिया तो वो हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा शेड्यूल 2 पैरा 5B के हिसाब से। जी, अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज जो छूटी हुई है शेड्यूल 3 के बाद, दूसरा पॉइंट, वो है एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देता है। तो अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देता है, उसको शेड्यूल 3 ने किनारे किया, बिल्कुल किनारे किया, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ ऐसे बेनिफिट्स देता है जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस के बाहर हैं, हम अपने एम्प्लॉय को कुछ ऐसी बेनिफिट्स देते हैं जो हमारे एम्प्लॉयमेंट की सर्विस के बाहर हैं, जो हमारा उसके साथ कोई कमिटमेंट नहीं हुआ था, अब हम उनकी बात करते हैं। एक एक चीज ये यहां से स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल 1 कहता है कि अगर विदाउट कंसिडरेशन कोई होगा, शेड्यूल 1 कहता है कि अगर विदाउट कंसिडरेशन है, क्या बात है, तो उसको हम सप्लाई मानेंगे। विदाउट कंसिडरेशन है तो अच्छा, विदाउट कंसिडरेशन को सप्लाई मानेंगे कब? सप्लाईज बिटवीन रिलेटेड पर्संस, कब मानेंगे? विदाउट कंसिडरेशन अगर वो रिलेटेड पर्संस के बीच में है। तो कुछ तो गड़बड़ हो चुका है हमारी इस पेन में, ऑर्डर दे दिया है, आ नहीं रही है। अगर विदाउट कंसिडरेशन है और वो रिलेटेड पर्संस के साथ है, मेरी बात ढंग से समझें, रिलेटेड पर्संस को वहां कवर अप किया गया था विदाउट कंसिडरेशन में, शेड्यूल 1 में कवर किया गया था कि सप्लाईज इवन इफ कंसिडरेशन इज एब्सेंट, अगर ये बिटवीन रिलेटेड पर्संस है तो भी हम उसको सप्लाई मान लेंगे। इज इट क्लियर? याद आया होगा। और जब रिलेटेड पर्संस की मैंने बात की थी तो वहां आपको सेक्शन 15 का हवाला देते हुए मैंने डेफिनेशन बताई थी।
सेक्शन 15 का हवाला देते हो रिलेटेड पर्सन, और रिलेटेड पर्सन में कवर होता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। कवर होता है, हाँ सर, ये चीज याद है। लेकिन एम्प्लॉय अगर अपने एम्प्लॉयर को कोई सर्विसेज देता है कंसिडरेशन के बावजूद, तो शेड्यूल 3 कहता है कि भले वो रिलेटेड पर्सन हैं, भले ही वो रिलेटेड पर्सन्स हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप के अगेंस्ट कोई सर्विसेज जाती हैं, तो उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानेंगे। ये दोनों कंट्राडिक्ट बोल रहे हैं। शेड्यूल 1 बोल रहा है रिलेटेड पर्सन्स के बीच में अगर बिना कंसिडरेशन के, बिना कंसिडरेशन को भी, तो भी हम उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेंगे, और रिलेटेड पर्सन में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को शामिल कर लिया। अजीब बात है। शेड्यूल 3 कहता है अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देगा तो उसको हम उसको नहीं करेंगे। अब हम क्लियर बता दें, एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को एज एन एम्प्लॉय कोई सर्विसेज देता है तो उसको हम जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन कोई सर्विसेज देता है तो हम उसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे। इज इट क्लियर? पक्की बात है। अच्छा, अब अगर मालिक अपने एम्प्लॉय को अपने फैक्ट्री से स्टॉक उठा करके दे दे, जाओ घर में यूज करो, घर में यूज करो, जाओ खाओ। अब ऐसा तो कोई डिसाइड नहीं होता ना। एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को अपने यहाँ अपॉइंट करता है तो कहता है कि जितना भी हमारे यहाँ सामान बनेगा ना उसमें तो खाते पीते रहना, बेच करके खाते पीते, ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं होता ना एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में, नहीं होता। तो नहीं होता। अगर एम्प्लॉयर उस तरह की सर्विसेज देने लगे, उस तरह का सप्लाई करने लगे, भले ही फ्री में करे, तो वो सप्लाई मान लिया जाएगा। तो इस तरह की चीजों को कहा गया गिफ्ट। क्या बोला गया? गिफ्ट। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है जो सेवा शर्तों में ना हो, जो बियॉन्ड द कंडीशंस हो, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, और साफ साफ कहा गया 50,000 रुपए तक का गिफ्ट अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है तो माफ है। और ये 50,000 का गिफ्ट के बारे में मैं आपको शेड्यूल 1 में ही बात कर रहा था, याद होगा आपको। उसको भी मैंने ओवरलुक किया था, मैंने कहा था आएगा, या मैं उस समय चुप रहा था। ये शेड्यूल 1 के समय, provided that gift not exceeding rupees 50,000 in value in a financial by an employer to an employee, तो हर एक एम्प्लॉय के लिए 50,000 का सेट है, वहां पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो 50,000 रुपए तक का गिफ्ट दे सकता है एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को साल भर में, जो भले ही सेवा शर्तों में ना लिखा हुआ हो तो भी उसको हम लोग माफ कर देते हैं। इज इट क्लियर? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। शेड्यूल 1 कहता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप आएगा, भले ही फ्री की चीजें हो तो भी उसको शामिल करेंगे, रिलेटेड पर्सन में शामिल कर लिया था। शेड्यूल 3 कहता है भैया एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे। तो फिर शेड्यूल 1 का यूज क्या है? शेड्यूल 1 का यूज वहां पर है जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है जो उसके सर्विस टर्म्स के बाहर है, तो उसको यहां पर शामिल किया गया, जिसको हम नॉर्मली गिफ्ट कह सकते हैं कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। तो उसको 50,000 तक का गिफ्ट भी माफ कर दिया गया हर एक एम्प्लॉय को ईयरली। तो फिर बोला गया when such supply are made, ठीक है, accordingly supply by an employer to the employee will be liable to GST even though these supplies are made without consideration। तो शेड्यूल 1 आप यहां पर यूज हो गया, एक्सेप्ट गिफ्ट ऑफ अप टू रुपीज 50,000। तो फिर साथ साथ 50,000 तक का गिफ्ट भी माफ कर दिया गया। Schedule 3 services by employee to the employer in the course in relation to his employer will not be considered as supply। शेड्यूल 3 के हिसाब से एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देगा तो कोई माफी वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, मींस जीएसटी चार्ज नहीं होगा, सॉरी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ठीक है ना? गिफ्ट मैंने बता दिया, अगर एम्प्लॉयमेंट के कंडीशंस में है तो कोई कवर अप नहीं होगा, अगर एम्प्लॉयमेंट के कंडीशंस के बाहर है तो उसको हम कवर कर लेंगे, 50,000 रुपए तक का माफ कर देंगे। Please note that gift will be liable to GST only if the such taxable value exceeds 50,000 in a year। Now a new question arises कि क्या आईटीसी लिया जा सकता है? आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में पढ़ेंगे। इस पॉइंट को आप सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में पढ़ेंगे। ये आईटीसी चैप्टर में इनपुट टैक्स क्रेडिट नाम से एक चैप्टर चलेगा। मैंने आपको हल्का सा हिंट दिया हुआ है इनपुट टैक्स की क्रेडिट लेने से रिलेटेड, लेक्चर नंबर 1 में ही मैंने आपको हल्का सा हिंट दे दिया था आईटीसी। तो फिलहाल हम इस चीज़ को यहाँ पर ज़्यादा नहीं बात करते हैं, क्योंकि जब आएगा तो उस समय आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, बस इतना याद रखें, आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि गिफ्ट को स्पेशली वहाँ पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक किया हुआ है। गिफ्ट तो
गिफ्ट से रिलेटेड आईटीसी को बिल्कुल मना किया, गिफ्ट से रिलेटेड आईटीसी को बिल्कुल ब्लॉक किया गया है, उसकी आईटीसी आप नहीं ले सकते। इसको हम लोग बाद में देखेंगे जब आईटीसी चैप्टर चलेगा, तो अभी बीमार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शेड्यूल 3 में क्या बोला, एक एम्प्लॉयर को सर्विसेज देगा वो नहीं कवर अप होगा, एक एमपी एमएलए एमएलसी वगैरह सर्विसेज देता है, मेंबर्स ऑफ पंचायत, ये इन लोग को कवर अप नहीं किया जाएगा। अगर कोई कोर्ट और ट्राइब्यूनल अगर कोई सर्विसेज फंक्शन करता है तो उनको कवर अप नहीं किया जाएगा। अगर कोई डेड बॉडी के रिलेटेड अगर हमारा कोई सर्विसेज है तो उसको नहीं कवर अप किया जाएगा। ज़मीन को या बिल्डिंग को सेल करने पर उसको हम लोग जीएसटी के दायरे में नहीं ले आएंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानेंगे। एक्शनेबल क्लेम को भी हटाया गया है, भले ही गुड्स की डेफिनेशन 252 में कवर है लेकिन उसको हटा दिया गया है। और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी को सप्लाई को भी हम लोग जीएसटी के दायरे के बाहर रखें। इज इट क्लियर? दैट्स इट। इसको हम लोग ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस। द मेन टॉपिक ऑफ लेवी एंड कलेक्शन इज ओवर नाउ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेक्शन 8 से चलेंगे ये, और अच्छी तरह से कवर अप करेंगे, और बहुत अब मजे आने वाले हैं। सेक्शन 8 सेक्शन 9 ये दोनों हमारा नेक्स्ट सेशन में कवर होगा। आपका लेवी एंड कलेक्शन पूरी तरह से डन हो जाएगा। एग्जाम्पल्स हम लोगों ने ढेर सारे पहले ही देखे, 20-30 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए इस चैप्टर में। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा। नेक्स्ट सेशन तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।